एक दो एग्जांपल आपको बताएं। क्वेश्चन हम लास्ट में बहुत सारे डिस्कस करेंगे। रेखा की समीकरण के विभिन्न रूपों में नेक्स्ट है y अंतःखंड रूप, जिसे y अंतःखंड रूप भी कहते हैं, ढाल रूप भी कह देते हैं। क्या होता है वो देखते हैं। अगर किसी रेखा की ढाल पता है, प्रवणता पता है, स्लोप पता है, ठीक है, लेकिन बिंदु नहीं पता, बिंदु पता हो फिर तो पहले पढ़ चुके हैं। क्या पता है? ये पता है कि वो y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आपको पता है। दो चीजों का मिक्स हो गया भाई। कौन सी? अंतःखंड दो में से एक पता है, प्रवणता और बिंदु में से प्रवणता पता है, तो भी आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और रेखा का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या चीज है? रेखा की प्रवणता। और c क्या चीज है? रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। दोनों नहीं पता, x अक्ष पर भी पता होता, y अक्ष पर भी पता होता तो फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते। अगर स्लोप के साथ साथ बिंदु पता होता तो वन पॉइंट फॉर्म लगा देते। इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा अब ये इक्वेशन आती कैसे है वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये कोई लाइन है, यहां से लेकर मतलब मूल बिंदु से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो सी है। हमें y अंतःखंड दे रखा है, y अंतःखंड, x वाला नहीं दे रखा, y अंतःखंड, ठीक है। और ये वाला कौन मैंने मान लिया? थीटा, प्रवणता m है, ठीक है। अगर ये जो दूरी है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c है, तो ये बता सकते हैं कि ये बिंदु कौन सा होगा? एरो लगाया मैंने, कौन सा? 0,c। तो उसने बिंदु दिया नहीं था, लेकिन मैंने बिंदु ज्ञात कर लिया कि रेखा किस बिंदु से गुजरेगी? 0,c। अब प्रवणता पता है और बिंदु भी पता है। कौन सा पॉइंट? 1 पॉइंट फॉर्म। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे क्या कहते हैं? ढाल रूप या y अंतःखंड रूप। यदि किसी रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड पता हो और उसकी प्रवणता पता हो, रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे ये प्रकार क्लियर होता है। एंटी क्लॉकवाइज ये जो लाइन होती है ना, पॉजिटिव एक्सेस, इस तरह से एंगल मेजरमेंट किया गया पॉजिटिव एक्सेस। इस तरह से तो फिर आप बनाओगे तो आपने वो सारी रेखाएं जो इधर से गुजरेंगी की प्रवणता नहीं ज्ञात कर सकते अपने, ना काम टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप इस थ्योरी को माइंड में लेकर चलेंगे कि जो मैंने एंगल थीटा बनाया है कि अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो फिर तो वो सारी रेखाएं जो जहां से इस एक्सिस के नेगेटिव के साथ काट कर चलेंगी, आप उनकी प्रवणताएं ज्ञात करने का तो फॉर्मूला ही नहीं बनता। गलत बात होती है। एंगल यहां से मिल हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, परपेंडिकुलर फॉर्म भी कह देते हैं, रेखा का अभिलंब रूप। सभी प्रकार इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक बात पढ़ाई जा रही है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद होती रहेगी लगातार और क्लियर होती रहेगी। अभिलंब रूप क्या होता है वो देखें। यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से, ये रेखा मान लीजिए, इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इस लंब की लंबाई अगर p हो, पेंडिकुलर की जो लेंथ है वो अगर गिवन हो, और यह लंब जो है वो x अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, उस रेखा का समीकरण जो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू। यदि किसी रेखा के द्वारा यदि किसी रेखा पर कुल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और उस लंब के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा है, तो रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू। रेखा के बारे में कुछ नहीं पता, रेखा पर डाले गए लंब के बारे में दो बातें पता हैं कि जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ओरिजिन से, उसकी लेंथ पता है, डिस्टेंस मान लीजिए आप लाइन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पता है, और उस परपेंडिकुलर के द्वारा
लंब के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल पता है, ठीक है? तो उस रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल। अब ऐसा क्यों होता है? एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस आपको पता है p, ये एंगल पता है आपको अल्फा। ओके, अब कौन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब आधार कर, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा के ठीक सामने वाली भुजा लंब है, पेंडिकुलर। एंगल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। ये बताइए कर्ण के बटा में ये क्या चीज, ये आधार हो गया, ये पी क्या हो गया, हाँ जी, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनियस, क्लियर। तो ये क्या बच गया, आधार बच गया। तो मुझे बताइए कर्ण के बटा में आधार, हाँ जी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कोस थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, सेक कर्ण बटा आधार, हाँ सीकेंड बोल दो, चलो वन सेक, टेंजेंट सीकेंड, सही है क्या है, हाँ सेक थीटा सीकेंड व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम, सीकेंड इज आल्सो राइट, कोसिकेंड सीकेंड टेंजेंट कोटेंजेंट साइन कोसाइन, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज के, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी सेक थीटा फॉर द पी सेकंड, कह सकते हो पी सेक थीटा। अब ये लंबाई पी सेक थीटा है, ये लंबाई मतलब कौन सी लंबाई, उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, कितना, पी सेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का ज्ञात करता हूं, किस तरह से ज्ञात करेंगे भाई, ये वाला कौन अल्फा है तो साथ वाला 90 माइनस अल्फा है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करोगे तो आएगा के कोसेकेंड, के कोसेकेंड। तो मतलब क्या ज्ञात कर लिया आपने, आपने गिवन प्रॉपर्टी से उस रेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कर लिए, सब पार्ट कर लिए। अब इक्वेशन आपको पता है अंतःखंड वाली क्या होती है, x के बटा में क्या आएगा बताइए, x के बटा में क्या आएगा, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, p sec थीटा, और y के बटा में क्या आएगा, p cosec थीटा इक्वल टू 1, ऐसे ही होता है, ये तो पढ़ चुके हैं अपने, उसको तो प्रूव किया था अपने, उसका यूज कर रहे हैं। तो बटा वाला p जो है वो दाईं तरफ चला जाएगा, sec ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cos, और cosec ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन। हाँ मैंने यहाँ थीटा लिख दिया है, वहां अल्फा लिख दिया है, तो आप अल्फा कर देना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू, अब क्या करना है, अब याद करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। प्रूफ किस लिए करवाना है, जब आप पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, तो अपना इंप्रेशन बनाने के लिए प्रूफ करवाना, बच्चों को लगे हाँ सर को आता है, बाकी याद करना है आपको, फिलहाल याद करके ना सवाल करने हैं। प्रूफ तो वहां, मैं तो चलो आपको बताया था कि वो प्रूफ एक एक पेज के प्रूफ थे, वो करवा दिए थे उससे, बाद में समझ आया कि फायदा ही नहीं है, छोटे छोटे प्रूफ हैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको जाता है, ठीक है जी हमें पता है कैसे होता है, वरना याद करना है किताबों में लिखा पड़ा होता है। ओके, तो अभिलंब रूप क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि यदि किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर, तो एक्स मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता हो और उस लंब के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण पता हो, तो रेखा का समीकरण एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू, क्या एप्लीकेशन है, क्या सवाल है, वो हम आगे डिस्कस, लास्ट प्रूफ रेखा के समीकरण का लास्ट प्रूफ, पहले सबके सुन लीजिए, सब पर सवाल करेंगे आज। हाँ जी, सिमेट्रिक फॉर्म, इसमें क्या पता होना चाहिए, उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण पता होना चाहिए, मतलब प्रवणता पता होनी चाहिए, और किस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु पता होना चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो आपने वन पॉइंट फॉर्म पढ़ा था ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बिल्कुल उसका यूज कर सकते हैं, रेखा का समीकरण वही आएगा। लेकिन इस रेखा के समीकरण को लिखने का एक अलग बेनिफिट है, हम डिस्कस, समीकरण वही आएगा अगर स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि आपने पढ़ा था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बिल्कुल वही इक्वेशन है, क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट पता है। लेकिन
क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा, लिख सकते हैं टेन थीटा, थीटा पता हो टेन थीटा। क्या हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन साइन थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब इक्वेशन तो वही है, अलग घुमा फिरा कर लिखने से तो नहीं बदलेगी, लेकिन खास बात ये है अगर हम इसके इक्वल टू एनी कांस्टेंट लिखते हैं r, एनी कांस्टेंट r is x1 y1, this is x y any point and this is theta। अगर आप एनी कांस्टेंट लिख देते हैं, कुछ भी संख्या आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने r लिखा है तो इक्वल टू r लेकर जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, इक्वल टू r लेकर आप x का मान क्या ज्ञात करेंगे, x1 प्लस में r cos थीटा, y का मान कितना आएगा y1 प्लस r sin थीटा। कैसे आया, इस cos थीटा का गुणा किया r के साथ, r cos थीटा बन गया, x1 को दाईं तरफ लेकर गए तो x1 प्लस r cos थीटा बना x का मान, और y का मान कितना आया sin y1 प्लस r sin थीटा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की क्या खास बात है, पहली खास बात ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। दूसरी खास बात ये है कि ये वो पॉइंट है जो गिवन पॉइंट x1 y1 से r डिस्टेंस पर था, दिए गए बिंदु से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, इसलिए इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ इस बिंदु का इस्तेमाल करने की। यदि किसी रेखा पर आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़े तो हम ले सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, ले सकते हैं। दूसरी बात कि भी गिवन पॉइंट x1 y1 से r डिस्टेंस पर दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट, एक अगर ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ भी हो सकता है, उस केस में दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r sin थीटा। हमें ये नहीं पता कि ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा, हमें ये पता है कि प्लस लेने पर जो पॉइंट आएगा और जो माइनस लेने पर जो पॉइंट आएगा दोनों ही पॉइंट लाइन पर होंगे, दोनों ही पॉइंट गिवन पॉइंट x1 y1 से r डिस्टेंस पर, x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r। ये इसका इतना ही यूज है, अदरवाइज इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती तो इक्वेशन तो हम y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से याद कर सकते। ये है रेखा की समीकरण के बिंदु, मैं वन बाई वन दोबारा बता रहा हूँ। हाँ जी, फर्स्ट जनरल फॉर्म, रेखा की समीकरण का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, और इसके अंदर भी मैंने बताया था अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, b 0 हो जाए तो क्या होगा, है ना, इसके अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं a 0 पर क्या होगा, अगर b का मान 0 हो तो क्या होगा, अगर c 0 हो तो क्या होगा, और अगर a b c कोई भी 0 नहीं है क्या होगा, याद है ना, इसे कौन सा कहते हैं जनरल फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म, अगर रेखा की प्रवणता पता है और एक बिंदु हमें पता है, रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक बिंदु रूप, एक पॉइंट पता हो और साथ में क्या पता हो, प्रवणता। दो बिंदु रूप, अगर रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 और x2 y2, रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, साथ में x माइनस, सिर्फ क्या किया, प्रवणता की जगह पर आपने क्या रख दिया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस। आगे बताया था कि अगर रेखा के द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड पता हो, x अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट a है, y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट b है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर आपको सिर्फ y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट पता हो और उसकी स्लोप पता हो, रेखा का समीकरण क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c
अंतर पता है और y अक्ष पर इंटरसेक्ट। अगर किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता है और उस लंब के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण पता है, रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और लास्ट में अगर रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण पता है जिसमें रेखा गुजर, रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू एनी कांस्टेंट। इसका क्या बेनिफिट है, इससे हम रेखा पर स्थित बिंदु ज्ञात कर सकते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा कोमा y1 प्लस माइनस r। रेखा की समीकरण के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ different forms of equation of a line, most important, क्या यूजफुल है, बहुत काम की चीज है, आगे तक काम आता रहे। इसी से रिलेटेड एक चीज है कि जनरल फॉर्म को हम डिफरेंट टाइप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो जनरल फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल, आपको इसे ढाल रूप में बदलना है। तो फॉर्म ढाल रूप समझते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप क्या करोगे भाई, बी वाई इधर रख दो, माइनस का ए एक्स उधर ले जाओ, सी भी उधर ले जाओ और फिर बी का डिवाइड कर दो, माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ये हमारे पास फॉर्मेट आएगा। और अगर इस फॉर्मेट की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेरिजन किया जाए, क्या पता चलता है हमें, तो हमें पता चलता है कि उस लाइन की जो स्लोप है, तो m इक्वल टू कितना आया, माइनस ए अपॉन, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, जनरल इक्वेशन लाइन है, का स्लोप जो होता है वो माइनस ए अपॉन बी होता है। इसका यही बेनिफिट है कि जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है तो आप उसका स्लोप ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी विशेष फॉर्मेट में कन्वर्ट किए। स्लोप कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, उसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी क्यों होता है, बता तो पहले दिया था ना, पहले बताया था, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता। तो ये भी जिक्र किया था कि अगर कोई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्मेट की है तो उसकी स्लोप कितनी होती है, माइनस ए अपॉन बी। अब तो हमने जिक्र किया कि क्यों ऐसा होता है, इसका इतना ही बेनिफिट है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो और आपको इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहला काम होगा जो कांस्टेंट है तो दाईं तरफ लेके जाए, फिर कांस्टेंट का डिवाइड कर दें, इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। तो क्या बना, x के अपॉन में क्या बना, माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई के अपॉन में क्या बना, माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। दिखने में अजीब है, वर्किंग में आसान है, दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, वर्किंग में किस लिए आसान है, एग्जांपल देते हैं, ऐसे टेंशन मत लो कि क्या बना ऐसे। मान लीजिए इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू, है ना, तो क्या करें, सबसे पहले 12 को 12 को दाईं तरफ लेके जाएं, फिर इसका भाग कर दीजिए, 3x के बटा में 12 माइनस 4y के बटा में 12 इक्वल टू 1 आ जाएगा। दाईं तरफ एक होना चाहिए, x के साथ एक होना चाहिए, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, x के अपॉन में कुछ होना चाहिए। 3 का डिवाइड कर दोगे तो x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। बीच में भी प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, माइनस का 1 भी अलाउ नहीं है। बीच में क्या निशान होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए, माइनस का भी अलाउ नहीं है। x के साथ में गुना में कुछ नहीं होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, है ना, x के अपॉन में कुछ हो सकता है, 2x नहीं हो सकता, x अपॉन 1/2 हो सकता है। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, तो ये माइनस के निशान का क्या करेंगे,
यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, तो इसका एक्स अक्ष पर इंटरसेप्ट कितना है 4, वाई अक्ष पर इंटरसेप्ट कितना है -3। ये बहुत यूजफुल फॉर्म है। किस लिए यूजफुल फॉर्म है? अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं आपके पास 3x + 4y - 12 = 0, ठीक है, तो सबसे पहला क्या सवाल बन सकता है? वो कह सकता है कि इसको अंतःखंड रूप में बदलिए। आपसे पूछा गया अंतःखंड रूप में बदलिए, तो आपने इसको अंतःखंड रूप में बदल दिया x/4 + y/2। समझ गए? दूसरा सवाल वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? x अंतःखंड बताइए कितना है, y अंतःखंड बताइए कितना है, और ये पूछ सकता है कि दोनों अक्षों के मध्य कितना अंतःखंड काटती है। बताइए x अंतःखंड कितना है 4, y कितना है 3, दोनों अक्षों के मध्य 5, पाइथागोरस प्रमेय। तीसरा सवाल वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए ये कौन कौन से क्वाड्रेंट से गुजरती है, कौन कौन से चतुर्थांश से गुजरती है। वो क्या कह सकता है कि भाई पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा तीसरा, वटेवर, इस तरह से। फिलहाल ये कौन से चतुर्थांश से गुजरती है? पहला दूसरा चौथा, है ना, ये भी पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पूछ सकता है। तो ये बदलेंगे कैसे? अगर ये अंतःखंड +4 और +3 ना होकर +4 -3 होता, है ना, तो बदल जाते हैं। ये जो दोनों ही अंतःखंड क्या है, ये +4 है, ये +3 है, तो इस तरह से बन रही है। अगर +4 -3 होता तो +4 और -3 का क्यों आता? पहली बात आता कैसे? यहाँ प्लस की जगह पर माइनस कर दो बस, तो क्या होता? +4 होता और -3 होता, तो भी +4 और -3 का मतलब है इस तरह से गुजरती हो। समझ गए? तो +4 होता और -3 होता। क्लियर? तो कौन कौन से चतुर्थांश से गुजरती है, ये सवाल हो सकता था। समझ गए मेरे हिसाब से बात? ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से चतुर्थांश से गुजरती है। और क्या पूछ सकते हैं भाई? और ये पूछ सकते हैं कि अक्षों के साथ ये कौन सा त्रिभुज बनाती है। अक्षों के साथ यह रेखा अक्षों के साथ कौन सा त्रिभुज बनाती है? नो डाउट भी समकोण त्रिभुज बनाती है ना, समकोण त्रिभुज बनाती है। उस समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या है? जो ये त्रिभुज बनाती है उस समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या है? 0 0 है। क्लियर? और कौन से 0 0 है, 4,0 है, और 0,5 है, 0,3 है, सॉरी 0,3 है। तो शीर्ष पूछ सकता है। अब शीर्ष पूछ सकता है तो केंद्रक भी पूछ सकता है, उस त्रिभुज का केंद्रक बताइए। और क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल तो बहुत बार पूछा उसने, एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, टीजीटी पीटी में बहुत बार पूछा है कि ये रेखा अक्षों के साथ जो त्रिभुज बनाती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बता सकते हो 1/2 x इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट, लेकिन क्षेत्रफल माइनस का नहीं होता, बात का ध्यान है। तो क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। अब क्षेत्रफल पूछ सकता है तो फिर वो ये भी कह सकता है आगे जाकर जब हम वर्त पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि इसका जो सर्कम सर्कल होता है, जो परिवर्त होता है, वो किस तरह से परिवर्त बनेगा, इस तरह से आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या चीज है? ये उसका व्यास है ना, और वो इसका केंद्र पूछ सकता है, तो आगे डिस्कस कर लेंगे। परिवर्त का केंद्र होता है, परिवर्त के व्यास के सीधे होते हैं, परिवर्त का समीकरण बता सकते हो, इक्वेशन बता सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी बातें आपसे पूछी। ठीक है, कैसे? सिर्फ एक इक्वेशन देकर कि ये लाइन की समीकरण है। अब पूछता है इस रेखा का अंतःखंड रूप क्या होगा, x अक्ष पर y अक्ष पर दोनों अक्षों के मध्य काटा गया अंतःखंड क्या होगा, अक्षों के साथ बनाया गया त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। क्या केवल केंद्र पूछ सकता है? अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र सारे बना सकते हैं आप। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष पता हो तो अंतः केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र ज्ञात करना। कोई लंब केंद्र कौन है? 0 0 लंब केंद्र है। केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? 0 + 0 + 4/3 केंद्र ज्ञात कर सकते हो। परिकेंद्र कौन होता है? परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ये ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बता, अंतः केंद्र भी ज्ञात कर सकते हो सिर्फ एक रेखा का समीकरण देकर।
क्षेत्रफल तो उसने कितनी बारी पूछा है, ये क्षेत्रफल बताइए। वर्त में क्या पूछता है, इस रेखा के द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए त्रिभुज का परिवर्त बताइए, सर्कम सर्कल बताइए, उसका डायमीटर बताइए, उसकी रेडियस बताइए, उसका एरिया बताइए। समझ गए? तो सिर्फ गिवन क्या है, एक सिंगल लाइन। और यूज किसका हो रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होने से क्या पता चल जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होने से ये लंबाइयां पता चल जाती है, लंबाइयां पता चल जाती है, तो फिर उसके आधार पर सब काम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। सवाल आते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, सवाल खत्म नहीं होते, सवाल आएंगे। लास्ट फॉर्म फिर सवाल है, नॉर्मल फॉर्म। रेखा की समीकरण को अभिलंब रूप में बदलना। रेखा की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना है फिलहाल, क्योंकि हम नॉर्मल आगे डिस्टेंस पढ़ेंगे। नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए दोनों तरफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो दाईं तरफ लेके जाते हैं, और कांस्टेंट जो है वो प्लस का होना चाहिए। कांस्टेंट जो है वो प्लस का होना चाहिए, माइनस का है तो माइनस से गुना किया जाएगा। एग्जाम्पल करवाएंगे तो बात समझेंगे। करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को दाईं तरफ लेके जाना है, दूसरी बात कांस्टेंट को क्या करना है, प्लस का बनाना है। प्लस का बनाने के बाद किसका भाग करना है, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करना है। वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने के बाद जो समीकरण आपके पास आएगी, में जो x के साथ लिखा हुआ है ये कोस अल्फा का मान है, जो y के साथ लिखा हुआ है ये साइन अल्फा का मान है, और ये किसका मान होगा, ये p का मान होगा। तुलना किसके साथ करनी है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दाईं तरफ प्लस होना चाहिए, ये हमें प्लस का बनाना है। प्लस का बनाने के लिए आप माइनस से गुना करना पड़ा तो गुना भी कर सके, करना पड़ेगा। देखता हूं इस पर सवाल है या नहीं, देखते हैं। मान लो ये सवाल मैं लिखता हूँ, सवाल तो आएंगे लेकिन इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये लिखता हूँ रूट 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल, चलो इसको प्लस कर दो। इस रेखा की समीकरण को अभिलंब रूप में बदलिए। अभिलंब रूप में क्यों बदलेंगे, यदि मैं आपसे फिलहाल ये सवाल पूछूं कि इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बताइए, इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी बताइए। फिलहाल जितना आपने पढ़ा है, आगे जाकर तो और मेथड पढ़ेंगे, फिलहाल जितना आपने पढ़ा है। और मेरा सवाल ये है कि इस, देखो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, तरीका पता है, माइनस ए अपॉन बी। इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अंतःखंड रूप में बदल देंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें अभिलंब रूप में बदलना पड़ेगा। हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के साथ तुलना करनी पड़ेगी। तो अभिलंब रूप में कैसे बदलेंगे, पहली शर्त कांस्टेंट दाईं तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई मैंने तो प्लस का एक लिख दिया, मैंने चेंज कर दिया। तो हम क्या करेंगे भाई, उसको दाईं तरफ लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे प्लस का बनाना है तो मैंने साथ ही साथ क्या कर दिया, माइनस से गुणा भी कर दिया और प्लस बना। कांस्टेंट दाईं तरफ लेके जाना है, कांस्टेंट को प्लस बनाना है। उसके बाद जो x के साथ लिखा हुआ है, जो y के साथ लिखा हुआ है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड करना है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू माइनस रूट 3, गुड, माइनस रूट नॉट रूट 3, माइनस रूट 3। b की वैल्यू कितनी है 1। वो अलग बात है कि स्क्वायर करने पर प्लस बन जाएगा, लेकिन ये नहीं। आपसे a की वैल्यू पूछी जाए तो a माइनस रूट, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर करना है तो 3 या 3 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। मैंने सॉल्व बनाया इस तरीके से, 2 का भाग कर दोगे तो 2 का भाग करोगे माइनस रूट 3x प्लस 1/2 y इक्वल टू 1/2। ये रेखा का अभिलंब रूप है, नॉर्मल फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म है। और यदि इसका कंपैरिजन किया जाए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के साथ, तो आप रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, 1/2। तो इस रेखा पर, दी गई रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभिलंब के द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण बताइए। तो कोण बताना है तो आपको कोस अल्फा का मान पता है -√3/2 और साइन अल्फा का मान पता है 1/2। आपको अल्फा वो बताना है जिसमें कोस अल्फा कितना आए -√3/2 आए और साइन अल्फा कितना आए 1/2 आए। ठीक है, कोस अल्फा -√3/2, कोस नेगेटिव होना चाहिए, साइन अल्फा 1/2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में कोस माइनस का, साइन प्लस का, दूसरे चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है आपको, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस होता है, फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है ना, वहां डिस्कस करें। चलिए, पाई माइनस थीटा, तो पाई में से क्या घटा दोगे, हाँ जी साइन अल्फा का मान 1/2 कब होता है 30 पर, लेकिन यहां में सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -30 कितना आ जाएगा 5 पाई/6 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। तो इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 1/2 है और इस रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, एक्स अक्ष, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 150 डिग्री है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि रेखा इस तरह से बनेगी और ये इस तरह से लंब डाला जाएगा, समझे, और ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण 150 डिग्री ये होगा, और लंब की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, ये 1/2 ये। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रेखा की समीकरण के प्रकार पहले अच्छी तरह से पता होने चाहिए। रेखा की समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो मैंने बताया, व्यापक रूप, एक बिंदु रूप, दो बिंदु रूप, अंतःखंड रूप, बाह्य अंतःखंड रूप और सममित रूप और अभिलंब रूप। फिर डिस्कस किया एक रूप को अलग अलग रूपों में कैसे बदलते हैं और उसका क्या क्या काम है। ठीक है जी, ओके। अब देखो जो सवाल मैंने बीच में मिस किए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो एग्जाम के सवाल हैं, फिर और भी बहुत सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देखो कौन सवाल, ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम प्रूव भी करेंगे आगे, फिर इसको याद भी करना है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कौन से एग्जाम का सवाल है, वैसे एग्जाम में आ चुका है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ संख्या नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक रेखा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटती है, यदि मूल बिंदु से इसकी दूरी p है तो निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, क्या दे रखा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दे रखी है और क्या दे रखा है, अंतःखंड दे रखा है। हाँ जी, हाँ याद है, अच्छी बात है। रेखा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटती है तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, क्योंकि रेखा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटती है। अब हमें मूल बिंदु से इसकी दूरी p है, देखें इसका एक और तरीका है वो आगे जाकर पढ़ेंगे, फिलहाल जो हमने पढ़ा है उसका यूज करें। अगर आपको मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई या दूरी ज्ञात करनी हो या दे रखी हो, क्या करेंगे, रेखा के समीकरण को कौन से रूप में बदलना चाहेंगे, नॉर्मल फॉर्म जो अभी किया था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। cos अल्फा sin अल्फा हमसे पूछा नहीं है, हमें p से मतलब है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की पहली कंडीशन होती है कांस्टेंट दाईं तरफ होना चाहिए, है या नहीं है, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का रूट से डिवाइड करना है। तो बताइए x के साथ क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, x के साथ लिखा हुआ है 1/a, उसका डिवाइड करेंगे 1/a का स्क्वायर, मतलब किसका डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करना है रूट के अंदर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/, इसका डिवाइड करना। आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लीजिए फिर डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। कोई कहता है सर जी मैं तो पहले जी एलसीएम लेता हूं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसे भी कर सकता है, करना चाहेगा तो। किस तरीके से,
ये लाइन की इक्वेशन है। कोई कहता है जी मैं तो इसको लिखता हूं, किसी ने इसकी इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 1 को क्या लिखा, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ऐसे भी लिख सकता है। और फिर वो डिवाइड करना चाहता है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड भी कर सकता है, उससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन जो हम लिख रहे थे उससे थोड़ा सा आसान है और हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हमें डायरेक्टली जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या इक्वेशन लिखी थी मैंने, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, मुझे किसका डिवाइड करना है, डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का गुणांक a नहीं है और ना ही 1 है। क्या x का गुणांक है, तो हाँ है, 1 अपॉन a है, तो उसके डिवाइड करोगे तो x के बटा में एक तो a आएगा साथ में ये आ जाएगा, तो भी अब जिसका आपने डिवाइड किया है हमें तो राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में ये आएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में c का स्क्वायर। अगर मैं इसकी तुलना करता हूं किसके साथ, नॉर्मल फॉर्म के साथ, तो ये क्या है x cos अल्फा, ये क्या है y sin अल्फा, तो दाईं तरफ क्या है p, क्योंकि हमें लंब की लंबाई क्या दे रखी है, p दे रखी है, तो p इक्वल टू क्या आया, तो p इक्वल टू मेरे पास आया p इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। फिर से गुणा कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो एक चिर परिचित रिजल्ट आता है जिससे हम अच्छी तरह से परिचित होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। याद आ रहा है, एक चिर परिचित रिजल्ट है, एक ऐसा रिजल्ट है जिससे हम अच्छी तरह से परिचित, नहीं परिचित तो आपको याद करवा दे, समतल में भी पढ़ते हैं। यदि किसी समतल का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है, उस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ पर वर्त का समीकरण आता है, वहां पर गोले का समीकरण आता है, वो भी सेम फॉर्मेट में होता है। हम जब 3D पढ़ेंगे तो ये बात दोबारा याद करवाएंगे। तो ये एक रिजल्ट है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तरीका क्या है, आपने रेखा के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलना है, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई डाउट होगा आपको डाउट सेशन में या फिर आप, ठीक है, ऐसी वैसे खास बात है। एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था समय, हाँ जी, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके, वो भी आ चुका है और टीजीटी पीटी में आप भी क्वेश्चन करेंगे तो आ चुका है। हाँ जी, ये कहता है कि रेखाओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। इस रेखाओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये चार रेखाएं हैं, मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1, चार रेखाएं हैं, कौन कौन सी, प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल टू 1। तो ये चार रेखाएं कौन सी हैं, जब दोनों प्लस लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये चार रेखाएं हैं, प्लस मोड x प्लस मोड y, मोड का मतलब प्लस माइनस x भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल टू 1। तो ये जो चतुर्भुज बनाएंगी वो चतुर्भुज कैसा होगा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो हमें सिर्फ चार रेखाओं को बनाना है 1 बाई 1। अब हम कैसे बनाएंगे, तो भाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो हम कैसे बनाएंगे, हम इसको अंतःखंड रूप में बदलेंगे। अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो x के बटा में 1 आएगा, y के बटा में 1 आएगा, दोनों प्लस के आएंगे, मतलब ये एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष पर प्लस 1 और y अक्ष पर प्लस 1, यानी कि ये पहली रेखा है हमारी, एक एक अंतःखंड काटती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये रेखा x अक्ष पर तो काटती है -1, बटा में -1 आएगा, y के बटा में 1 आएगा, तो ये कौन सी रेखा है, ये हमारी ये 3 नंबर वाली रेखा है। x अक्ष पर प्लस का 1, सॉरी x अक्ष पर माइनस का 1, y अक्ष पर प्लस का 1, ये दूसरी रेखा बने 3 नंबर वाली, ठीक है। इसी प्रकार से x अक्ष पर माइनस का 1 और y अक्ष पर भी माइनस का 1, दोनों अक्षों पर -1 अंतःखंड काटने वाली रेखा ये आ जाएगी, मतलब 4 नंबर रेखा। अब ये तो आसान बात है, अभी आपको ये बताना है कि ये 4 नंबर वाली रेखा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है।
तो ये तो आसान बात है, x के बटा में क्या आएगा -1 आएगा, y के बटा में क्या आएगा -1 आएगा, बराबर में 1 आएगा। इसके बताओ x के बटा में क्या आएगा +1, y के बटा में -1, तो x के बटा में तो ये +1 आना चाहिए और y वाला -1, तो ये 2 नंबर पर रेखा ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जब चारों रेखाओं को बनाया जाएगा तो एक ऐसी आकृति बनेगी, और ये आकृति क्या है, ये एक वर्ग है। कैसे पता चला वर्ग है, स्क्वायर कैसे पता चला, चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो समचतुर्भुज भी हो सकते हैं। विकर्ण बराबर है, विकर्णों के मध्य कोण 90 डिग्री का है, विकर्ण बराबर भी है, समचतुर्भुज के रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण इक्वल हैं। ठीक है जी, तो एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा कितनी है, या क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, या तो आप भुजा का स्क्वायर कर सकते हो या फिर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भी कर सकते हो। इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो ये विकर्ण की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई है, डायगोनल की लेंथ है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, अभी यहां से लेकर यहां तक कितनी है 2 है, ये कितनी है 2 है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा। ये सवाल उस समय मैंने पूछा था, और बहुत सारे सवाल हैं, डिस्कस करते हैं। देखो हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 70 है, पेज नंबर 13, बस क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, उसके अलावा तो आपको बताया जाता हूँ। अब करना टीजीटी पीटी वाले सवाल पहले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो सवाल भी है 15 नंबर के बाद जो क्वेश्चन वो टीजीटी पीजीटी वाले क्या आगे ये करना चाहते हो तो ये सिंगल पेज अभी दिया ना आपको मैंने, ये वो है, ये टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चंस हैं, अगर ये डिस्कस करना चाहते हो तो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो अभी जस्ट किया था वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेखाएं, एक तो देखो जो लेस देन का साइन है और इक्वल के साइन में क्या फर्क है, तो इसकी बात कर लेते हैं ताकि उसका वहम दूर हो जाए कि सर यहाँ तो लेस देन का साइन आ गया, क्या फर्क है। जो टीजीटी पीजीटी 2010 का सवाल है, इसमें जो अभी मैंने सवाल डिस्कस किया था और इस सवाल में ये फर्क है कि जहां लेस देन का निशान है, क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा क्या, बताओ भाई, क्या समझते हो इस बात से कि क्या फर्क पड़ जाएगा, सर यहाँ लेस देन आ गया वहां तो इक्वल था। देखें आपने पहले सवाल में, जस्ट इससे पहले वाले सवाल में क्या किया था, यहाँ एक वर्ग बना था, यहाँ कुछ भी बन सकता है, वर्ग बनना जरूरी नहीं है। आपने ये क्षेत्रफल ज्ञात किया था, एक्चुअली वो ये वाला क्षेत्रफल नहीं था, ठीक है, यही चीज वो कह रहा है, वो कहता है लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इस रेखा के अंदर वाला हिस्सा, क्योंकि वो तो ओरिजिन सेट पे करता है या नहीं करता वो बात है, लेकिन आएगा तो वही रीजन, इस लाइन के अंदर वाला रीजन, इस लाइन के अंदर वाला रीजन और इस लाइन के अंदर वाला रीजन, बात तो वही है कि आपको उसी आकृति का ही क्षेत्रफल ज्ञात, समझा की बात। तो इक्वल और लेस देन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, लेस देन का मतलब है उस लाइन के अंदर वाला, इस लाइन के अंदर वाला, इस लाइन के अंदर वाला, इस लाइन के अंदर वाला, तो मतलब वही रीजन ज्ञात करना है। ओके नेक्स्ट, 4 रेखाएं बनेंगी, समझ गए, 2x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 6, -2x + 3y बराबर -6 और -2x - 3y बराबर 6। करना क्या है, चारों रेखाओं को अंतःखंड रूप में बदलना है। अंतःखंड क्या आएंगे, 3 और 2 आएंगे, लेकिन किसी का +3 किसी का -2, तो इस प्रकार से एक आकृति बनेगी भाई 3 और 2, है ना, कर ही दिया मैंने, है ना, समझे क्या। अब ये बताना है कि ये आयत है या वर्ग है, आयत है या वर्ग है, उसका सवाल मैंने पूरा सोल्व कर दिया करते हुए। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट जाना क्या, 5-7 मिनट में जितने क्वेश्चन हैं उसके बारे में परिचय करवा रहा हूँ, कल आप उसका सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, ए लाइन्स मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ओएबी इज 1,2 द इक्वेशन ऑफ द लाइन एबी। आपको क्या गिवन है, सुन लीजिए, सुना हुआ आपके काम आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये ए है, ये बी है, और मुझे इसका सेंटर गिवन, सेंट्रोइड गिवन है 1,2, क्या गिवन है, सेंट्रोइड। अगर ये 1,2 है तो ये उसका 3 टाइम 3,0 होगा और ये इसका 0,6 होगा, 3 टाइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि x1 + x2 + x3/3 होता है, बराबर में क्या आएगा 1, तो ये आएगा 3, ये आएगा 6। क्यों आएगा वो सोचना, ठीक है।
ये क्या आएगा, इसका 3 गुना इसका। समीकरण क्या बनेगी, x के बटा में 3, y के बटा में 6 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करोगे, क्या दिया हुआ था, सेंट्रोइड गिवन था, इंटरसेप्ट फाइंड करना। हाँ जी, टीजीटी परीक्षा 2011, रेखा बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या होंगे। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, तरीका बता देता हूं। एक बिंदु दे रखा, अच्छा सवाल है, टीजीटी में पूछा गया है। एक बिंदु दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, और उस बिंदु से उस लाइन पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और क्वेश्चन ये है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो किस पॉइंट पर मिलेगा। बात समझ आया क्या। एक बिंदु है, एक लाइन है, बिंदु से रेखा पर लंब डाला है, और सवाल है कि ये जो लंब के अंदर लंब पाद है ये बताना है। क्लियर। और ये सवाल सीडी वाली लाइन में आएगा, वहां इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है, यहाँ तो ठीक है। हाँ अच्छा सवाल है, किसी बिंदु से x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है, 3D वाली रेखा से लंब डाला गया तो उस लंब पाद के निर्देशांक क्या होता है, एग्जाम में आ चुका है। अच्छा अब देखिए, ये बिंदु बताना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, जो भी बिंदु आप बताओगे वो बिंदु इस रेखा पर दी गई रेखा को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये ऑप्शन की बात हो रही है, वर्किंग की बात नहीं हो रही है। जो भी ऑप्शन आप टिक करो, पहले चेक कर लो कि क्या वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, ठीक है। दूसरा केस क्या होना चाहिए या वर्किंग क्या होनी चाहिए भाई, जो भी पॉइंट आप मानोगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली a, b और इसको मिलाने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है जी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस दी गई रेखा की स्लोप कितनी है, 4/5 माइनस x, इसकी स्लोप कितनी होगी, -5/4, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, -1। अब वर्किंग बता देता हूं मैं आपको, करना क्या है, तरीका क्या होता है, +2 +1 का स्टूडेंट कैसे करता है। वो सबसे पहले करता है दी गई रेखा की प्रवणता 4/5, ये इसमें कोई डाउट सही है, -1/b। इस रेखा की प्रवणता कितनी, दी गई रेखा की प्रवणता, अगर इसकी प्रवणता 4/5 है तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता, क्योंकि दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब प्रवणता पता है, बिंदु पता है 2,3, बिंदु भी पता हो प्रवणता भी पता हो, तो क्या एक बिंदु रूप से समीकरण ज्ञात किया जा सकता है रेखा का, तो रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाएगा और दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाएगा। ये तरीका है, नहीं होगा अगर प्रतिच्छेद बिंदु का जिक्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल पूछ सकते। मैंने सिर्फ बताया है, करने के लिए सवाल दिए हैं, आज भी दिए हैं, कुछ देखें। किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो लंब केंद्र के निर्देशांक बताइए। आपको लंब केंद्र बताना है। लंब केंद्र उसी स्थिति में पूछा जा सकता है या तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो या समबाहु हो, सामान्यतः ऐसा तभी पूछा जा सकता है। आपको ये चेक करना है कि क्या ये समबाहु है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल है, ये चेक कर लेना। अगर इक्विलेटरल है, समबाहु है, तो क्या होगा, केंद्रक ही लंब केंद्र होगा, ठीक है। अगर वो समकोण है तो लंब केंद्र कौन होगा, इन तीनों में से एक होगा। अब आपको ये देखना है कि समकोण है या फिर ये समबाहु। कैसे चेक करोगे, दूरियां ज्ञात करके कर सकते हो, प्रवणताएं ज्ञात कर सकते हो, प्रवणताओं से खैर कोई बात नहीं, सुनना है, ना होंगे तो करवाएंगे। हाँ जी, द लाइन्स आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट के बारे में आज जिक्र नहीं हो पाया, एंगल बिटवीन लाइन्स के बारे में जिक्र नहीं हो पाया। दो चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ किसको निरूपित करता है, सरल रेखा को निरूपित करता है। ओके नेक्स्ट, a variable straight line x upon a plus y upon b equal to 1 is such that a plus b equal to 2, the locus of the middle point of the line which is intercepted between the axes is। अच्छा सवाल है और आज की क्लास का अपना लास्ट सवाल होगा ये, अच्छा सवाल है। टीजीटी परीक्षा 2004 क्या दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये a है, ये b है, ये a, 0 है और ये 0, c है। हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है और आपको पहले ही बताया था लोकस के समय, आप फिर बता रहा हूं, जिसका लोकस फाइंड आउट करना होता है उसे हम h, k या x1, y1 अज्यूम करते हैं। तो 3D की बात करो
जैसी फर्स्ट ईयर की बात करो तो क्या जूम करते थे, अल्फा बीटा गामा, ना समतल में, है ना, समतल के केंद्र का बिंदु पथ और बहुत कुछ करते, अल्फा बीटा गामा। यहाँ क्या मानेंगे, एच कोमा के, माना मध्य बिंदु एच कोमा के है, तो बताइए एच बराबर क्या आएगा, ए प्लस 0/2। हाँ जी, एच दोनों का मध्य बिंदु, के बराबर क्या आएगा, 0 प्लस b/2। ठीक है जी, ऐसा करते थे। फिर क्या करते थे, गिवन कंडीशन की सहायता से, जो हम पढ़ते थे बीएससी पर, जो बेसिक फंडामेंटल हमारे दिमाग में था, क्या था, पहले उसको मान लो। फिर क्या करते थे, गिवन इक्वेशन की सहायता से जो आपने माना, जिसका आपने बिंदु पथ ज्ञात करना है, उसमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, जिसमें या तो गिवन क्वांटिटी होनी चाहिए और या फिर जो आपने माना है वो होना चाहिए। ऐसा करते थे। अगर मेरी बात आपको ध्यान आ रही है समझाओ तो, यानी कि आपको क्या करना है, यहां से a का मान ज्ञात करना है, कितना, 2h, यहां से b का मान ज्ञात करना है, कितना, 2k। पहली इक्वेशन से a का मान 2h, दूसरी इक्वेशन से b का मान 2k, कहां पुट करना है, गिवन इक्वेशन में, जो भी गिवन हुआ करती थी, जहां समतल में, गोले में, जो भी गिवन हुआ करती थी, हमें क्या इक्वेशन गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 2। a की जगह पर क्या पुट करेंगे, a की जगह पर पुट करेंगे 2h, b की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2k इक्वल टू 2, तो h प्लस k इक्वल टू 1। और बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, h की जगह पर x और k की जगह पर y, ये पुट किया जाता है। ये इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन है, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन अलग होता है, तो हम अलग डिस्कस। तो अब क्वेश्चंस करके आने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक तो भाई आपके पास टीजीटी वाले जो क्वेश्चन है वो तो मैंने 8 के 8 करवा दिए। टीजीटी पीजीटी के जो 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना, वो तो आपको मैंने करवा दिए। अब कौन कौन से करके आने हैं, वैसे तो शीट में से सारे सवाल ही करके आने हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं, ये जरूर करके आना। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70, 69, 70, 73, 75, 84, 90, 95, 102, 110, 111, 114, 119, 125, 126, 127। ये थोड़े अच्छे सवाल हैं जो मैंने सिलेक्ट किए थे कि मैं आपको खुद करवाऊंगा। ठीक है, मतलब जो हमने आज तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े से थीटा टूटा वाले इस तरह क्वेश्चन हैं, तो ये जरूर करके आए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।